स्टूडेंट्स, सोशलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भूमि सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने जाना था भूस्वामित्व के बारे में, लैंड टेन्योर के बारे में। भूमि सुधार, इसका अर्थ क्या है? भूमि सुधार कंसेप्ट ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया और चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंसेप्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार क्या है। भूमि सुधार, जब देश आज़ाद हुआ तो जो किसान थे वो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए थे। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत डाउन थी, निम्न थी। इसके साथ साथ आर्थिक कंडीशन उनकी ऐसी थी कि वो अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे। इसका कारण ये था कि उस समय भूमि स्वामित्व की जो व्यवस्था थी वो बड़ी दूषित थी, क्योंकि खेत में कृषि का कार्य तो किसान के द्वारा किया जाता था, काश्तकार के द्वारा किया जाता था। उसकी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो सामंत, जमींदार या जागीरदार या भूस्वामी के द्वारा हड़प लिया जाता था। परिणाम स्वरूप किसान है वो सदैव गरीब ही रहता था, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल ही करता रहता था। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इसी बात पर ध्यान गया कि जो किसान है वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, परंतु उसके बाद जो मेहनत करता है, खेत वास्तव में जो खेती करता है उसके पास तो खेती है ही नहीं, उसके नाम तो खेती है ही नहीं, वो तो भूमि का स्वामी है ही नहीं। तो और न ही उनको उनकी मेहनत का या परिश्रम का हक मिल रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो सुधार किए गए उसे ही भूमि सुधार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि खेत को जोतने वाले और अनाज उत्पन्न करने वाले वास्तविक किसान के पक्ष में इस व्यवस्था में परिवर्तन करना अनिवार्य था। साधारण शब्दों में यदि कहें तो परिवर्तन करने के लिए किए जाने वाले उपायों को ही, किसान के पक्ष में परिवर्तन किए जाने वाले उपायों को ही हम भूमि सुधार कहेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, भूमि सुधार किसे कहते हैं। तो देखिएगा, लैंड रिफॉर्म्स, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की भू स्वामित्व प्रणाली अन्याय व शोषण पर आधारित थी, क्योंकि इसमें भूमि पर काम करने वाले काश्तकार के पास भूधारण अधिकार नहीं था। इस भूधारण का मतलब भूमि का मालिक बनने का अधिकार नहीं था, तथा भूस्वामी एक सामंतवाद या सामंत की तरह काश्तकारों व कृषकों का सामाजिक व आर्थिक शोषण करता था। सामाजिक शोषण, उनके बच्चों का शोषण किया जाता था, बीवी बच्चों का शोषण किया जाता था। जमींदारी प्रथा का इससे प्रचलन बढ़ा था। आर्थिक शोषण का तात्पर्य हुआ कि उनको, जो काश्तकार मेहनत करते थे, जो कृषक भूस्वामियों की ज़मीन पर खेती करते थे, उन कृषकों को वास्तविक हक उनका नहीं मिलता था, परिश्रम का वास्तविक हक नहीं मिलता था। इसीलिए वो चारों ओर से शोषण के शिकार थे। परिणाम स्वरूप देश का किसान सामाजिक व आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा था। यही कारण था कि स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पूरे देश में कृषि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया गया, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों, राज्य हों या फिर स्वतंत्र राज्य हों। इन सभी में कृषि सुधार या भूमि सुधार से संबंधित प्रयास है वो किए गए, योजनाएं बनाई गई, कार्यक्रम इनमें लागू किए गए। भूमि सुधार की अवधारणा, भूमि सुधार शब्द है, इसका प्रयोग संकीर्ण व व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। संकीर्ण अर्थ में भूमि सुधार का अर्थ कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता में सुधार करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना है। भूमि सुधार का मतलब इसकी गुणवत्ता बढ़ाना, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? उन्नत एग्रीकल्चर, जो कृषि यंत्र होंगे उनका प्रयोग किया जाएगा। भूमि पर जो किसान काम करे उनको स्थायी अधिकार दिए जाएंगे, जिससे वो जी तोड़ या मन लगाकर वहाँ पर मेहनत कर सकें। उन्नत खाद, बिजली, स्प्रे आदि की व्यवस्था की जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। तो मतलब कोई भी प्रयास जिससे भूमि के उत्पादन में वृद्धि होती हो वो भूमि सुधार कहलाता है संकीर्ण अर्थ में। संकीर्ण क्यों? क्योंकि इससे तो केवल उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है, परंतु वो जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है उसका बेनिफिट किसको हो रहा है? उसका बेनिफिट किसान जो वास्तव में खेती कर रहा है उसको हो रहा है, या जो भूस्वामी है उसको हो रहा है?
इस बात का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि विस्तृत अर्थ में जब कृषि सुधार की हम बात करते हैं, भूमि सुधार की बात करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है भी उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य तो है ही, परंतु वो उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसका लाभ उत्पादन करने वाले किसान को ही मिले, न कि काश्तकार या भूस्वामी को मिले। तो इसके लिए किसानों को, जो जमीन पर काम करते हैं, खेती पर काम करते हैं, उनको भू धारण के अधिकार देना, भू स्वामित्व के अधिकार देना, और जो अधिक जिनके पास एक उच्चतम सीमा से अधिक खेती है, सरप्लस खेती है, वो अधिग्रहण कर लेना और भूमिहीनों में वितरित करना। मतलब किसी तरह से ऐसा प्रयास जो भूमिहीनों को भू स्वामित्व के अधिकार प्रदान करके उनको भूमि प्रदान करता है और अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि करता है, वास्तविक जो किसान है उसको लाभ प्रदान करता है, वे इस दिशा में किए गए प्रत्येक सुधार विस्तृत अर्थ में भूमि सुधार कहलाते हैं। जबकि विस्तृत अर्थ में भूमि सुधार का अर्थ भूमिहीनों को भू अधिकार देना। भू अधिकार का मतलब भू स्वामित्व भी, वो भी जमीन के मालिक बन सके, उनके नाम भी जमीन लग सके। कृषकों व भूमि के संबंधों का निर्धारण करना। भूमि से संबंधों का मतलब भूमि के मालिक कौन होंगे। अब निर्धारित किया गया कि भूमि के मालिक वही होंगे जो भूमि पर काम करते हैं। वह भूमि व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं तथा कृषि संगठनों में किसी भी प्रकार के सुधार को भूमि सुधार कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आदर्श भूमि सुधार कार्यक्रम ऐसा एकीकृत कार्यक्रम है जो कृषि संरचना के दोषों से उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक विकास के अवरोधों को समाप्त करने के लिए बनाया गया। अब कृषि संरचना क्या है ये समझिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि खेती है वो, कि उसका सिस्टम क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है। भी कृषि है उस पर अधिकार तो जमींदारों, साहूकारों, जागीरदारों का हुआ। और खेती का काम किसके द्वारा किया जाता था? खेती का काम किया जाता था भूमिहीन कृषकों के द्वारा, या जिनके पास बहुत कम खेती थी उनके द्वारा। लाभ किसको मिलता था? वो जो भूमि के स्वामी थे, जागीरदार, जमींदार थे और मेहनत करते थे, काश्तकार या किसान मेहनत करते थे। तो ये एक दूषित व्यवस्था थी। इसके साथ साथ इस समय में जो महालवारी जमींदारी प्रथा का प्रचलन भी था, रेतवाड़ी इन प्रथाओं का प्रचलन भी था, जिसके कारण बिचौलिए पैदा हुए और उन बिचौलियों के कारण किसानों का और अधिक शोषण हुआ। तो उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए ये जो कानून बनाया गया, जो आदर्श तैयार किया गया, उसे भूमि सुधार आदर्श कहा गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इसी संदर्भ में एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ की ये परिभाषा दोबारा देख लीजिएगा। आदर्श भूमि सुधार कार्यक्रम ऐसा एकीकृत कार्यक्रम है जो कि कृषि संरचना के दोषों से उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक विकास के अवरोधों को समाप्त करने के लिए बनाया गया। मतलब जो मेहनत करता है फसल उसी की होगी। इस सिद्धांत पर यह आदर्श तैयार किया गया जिसे भूमि सुधार कार्यक्रम कहा गया। तब आप सीधी सी बात देखिएगा, जैसे आप वर्तमान समय में हम देखते हैं एक व्यक्ति के 10 एकड़ ज़मीन है और वो खुद अपनी भूमि पर खेती कर रहा है, क्योंकि उसे भूस्वामित्व के अधिकार मिले हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़मीन वो बेच भी सकता है। तो और यदि उसके पास अधिक पूंजी है तो वो ज़मीन और भी खरीद सकता है। इसका मतलब भूस्वामित्व के अधिकार उसके पास है। वो मेहनत भी कर रहा है और अपनी उपज है, उसका पूरे उपज के ऊपर उसका खुद का अधिकार है, क्योंकि उसने खुद ने मेहनत की है। तो इस तरह के जो ये सुधार किए गए स्वतंत्रता के पश्चात किए गए, और इन्हीं सुधारों को भूमि सुधार कहा गया। भूमि सुधार का मतलब भूमि कृषि और कृषि से संबंधित व्यवस्था में सुधार करना ही भूमि सुधार कहलाता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय बढ़े। इस प्रकार भूमि सुधार को केवल भूमि के पुनः वितरण का मतलब दोबारा भूमि को वितरण करना, जिन व्यक्तियों के पास अधिक भूमि थी उनसे अधिक भूमि है वो अधिग्रहण करना, और भूमि नहीं हो उनमें वितरित करना, ताकि सीमित न रखकर कृषि की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए सभी उपायों को इसमें शामिल करना चाहिए। भारत सरकार द्वारा विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों से कृषि व्यवस्था में सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर करने के प्रयास करके ही हरित क्रांति को संभव बनाया जा सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि व्यवस्था बहुत अधिक पिछड़ी हुई थी। क्यों पिछड़ी हुई थी? क्योंकि भूमि व्यवस्था, भू स्वामित्व की जो व्यवस्था थी, भूमि व्यवस्था थी, वो पुरानी घिसी फूटी अन्यायपूर्ण थी। इसीलिए वो शोषण पर आधारित होने के कारण अधिक उत्पादन नहीं हो रहा था।
तो सबसे पहले सरकार ने उस भू स्वामित्व या भूमि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से भूमि सुधार किए गए और तत्पश्चात हरित क्रांति के प्रभावों को, हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया। और आज हम देखते हैं उन सुधारों का परिणाम भी आज हमारे सामने है कि हम न केवल अपने लिए उत्पादन कर रहे हैं बल्कि हम निर्यात भी करते हैं, दूसरे देशों खाद्यान्न है वो दूसरे देशों को भी उपलब्ध करवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स भूमि सुधार है, इसके उद्देश्य क्या है, भूमि सुधारों को लागू क्यों किया गया। तो देखिएगा, बिचौलियों का उन्मूलन, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, जिसके तहत सरकार और किसान के बीच में बिचौलिए थे, वो काम कर रहे थे और किसान और सरकार के बीच में सीधा संबंध नहीं था। इसीलिए जो बिचौलिए हैं वो किसानों का अत्यधिक शोषण करते थे और उस शोषण से पीड़ित होकर वो कभी उभर नहीं पाए। तो सरकार के इस भूमि सुधार व्यवस्था का पहला उद्देश्य ये था कि इन बिचौलियों का उन्मूलन किया जाए, बिचौलियों को समाप्त किया जाए, ताकि किसान है वो शोषण से मुक्त हो सकें और देश में सभी राज्यों में कानून बनाकर बिचौलियों का उन्मूलन प्राथमिकता के साथ किया जाना था। सामंतवादी कृषि संबंधों की जगह समानतावादी, जो कृषि व्यवस्था थी भारत में स्वतंत्रता से पूर्व, वो सामंतवादी पर आधारित थी। कृषक और जमींदार के बीच में एक सामंतवादी और दास जैसे संबंध थे। जो भूस्वामी जमींदार था वो अपने आप को स्वामी या दास या सामंत मानता था, जबकि उसकी ज़मीन पर भूमिहीन कृषक जो कार्य करते थे उसको वो दासों जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता था। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात इस सामंतवादी व्यवस्था को समानतावादी कृषि संबंधों का विकास करना था। भी सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे उसके पास भूमि हो या न हो। तो इस दिशा में प्रयास करने के लिए भूमि सुधार व्यवस्था को लागू किया गया। काश्तकार को जमीन उपलब्ध करवाना या काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करना। काश्तकारी व्यवस्था क्या थी? बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, सेठ और साहूकार थे जिनके पास बहुत अधिक हजारों एकड़ ज़मीन थी, जो अपनी भूमि पर खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि उनकी भूमिहीन कृषक या छोटे किसान थे वो किराए पर लेते थे और बदले में उन्हें उपज या नकदी देते थे। तो जो उन जमीन पर काम करते थे उनको काश्तकार कहा जाता था और काश्तकारों का भूस्वामियों के द्वारा शोषण किया जाता था। तो भूमि सुधार व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था में, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करना प्राथमिकता थी। और काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, 3 प्रकार के सुधार किए गए। नियमित मजदूरी, एक तो जो काश्तकार है उनको नियमित मजदूरी प्रदान करना और उनको बीच में किसी भी समय बीच में हटाना नहीं। काश्तकारी सुरक्षा प्रदान की गई थी, भी उसको बीच में खेती से नहीं हटाया जा सकता। और तीसरा था काश्तकारों की भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाना। इस प्रकार जो भूमिहीन किसान थे उनकी दशा में सुधार करने के लिए काश्तकारों की दशा में सुधार करना भी भूमि सुधार व्यवस्था का एक उद्देश्य था। अत्यधिक उत्पादन करना, काश्तकारी व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से, जो भूमि सुधार व्यवस्था इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना था, ताकि उस समय संपूर्ण देश के जो जनता थी उनका तो पेट भर, इसके साथ में साथ इतना अनाज उत्पन्न करना था जिससे विदेशों को भी अनाज निर्यात किया जा सके, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके। तो इसके लिए भूमि का भू स्वामित्व के अधिकार होने जरूरी थे। किसानों की दशा सुधरनी जरूरी थी। उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना या सामाजिक या आर्थिक न्याय प्रदान करना आवश्यक था। तो इसी दिशा में भूमि सुधार व्यवस्था है वो लागू किया गया। निर्धन वर्ग की सहायता पहुंचाना, भूमि सुधार कार्यक्रम का एक उद्देश्य निर्धन और भूमिहीन वर्ग था, उनकी सुरक्षा, उनको सहायता पहुंचाना था। इस दिशा में बहुत सारी योजनाएं जैसे एकीकृत ग्राम विकास योजना जैसी कार्यक्रम भी लागू किए गए। काम के बदले अनाज जैसी योजनाएं भी चलाई गई। शोषण व अन्याय का अंत, जो स्वतंत्रता से पूर्व भूस्वामित्व या भूमि व्यवस्था की जो एक प्रणाली थी वो दूषित थी, अन्यायपूर्ण थी, वो सामाजिक व आर्थिक अन्याय पर आधारित थी। उस व्यवस्था को समाप्त करके शोषण और अन्याय की जगह पर स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना इस भूमि सुधार कार्यक्रम की प्राथमिकता थी। कृषि हरित क्रांति को बढ़ावा देना, जो हरित क्रांति है उसका उद्देश्य अत्यधिक खाद्यान्न या बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न या फसलों का उत्पादन करना था। परंतु
पुराने जो भूमि व्यवस्था थी वो इसके मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी, क्योंकि प्राचीन भूमि व्यवस्था असमानता और शोषण और अन्याय पर आधारित थी। इसीलिए भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य इस असमानता को समानता में बदलकर शोषण की समाप्ति करके जो वास्तव में किसान है, खेती करते हैं, उनको भू स्वामित्व के अधिकार देकर उनको सुरक्षा प्रदान करना था, जिससे जो अधिक से अधिक उत्पादन है वो बढ़ सके। कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना। विविधीकरण का मतलब कृषि कार्य में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इसमें कृषि से संबंधित दूसरे व्यवसायों का भी प्रशिक्षण देना और उन व्यवसायों को बढ़ावा देना ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो सके, प्रयास करना था। कृषकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारना था, क्योंकि जो भूमिहीन कृषक थे उनके साथ जो भूस्वामी थे वो दास और सामंत जैसे संबंध स्थापित हुए। तो उन जो भूमिहीन श्रमिक थे उनके पास अतिरिक्त भूमि को, सरप्लस भूमि को लेकर उनको हस्तांतरित करना था, उनमें विभाजन करना था उन भूमि को, जिससे सामाजिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा उच्च हो और अपनी भूमि पर वो अपनी मर्जी से फसल बो सके और उनका पूरा का पूरा लाभ उठा सके, जिनके उनके आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो स्थिति है वो भी सुधरे। तो भूमि सुधार कार्यक्रम का एक उद्देश्य किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब भूमि सुधार बनाम कृषि का पुनर्गठन। भूमि सुधार करने के लिए कृषि का पुनर्गठन कैसे किया गया, क्या व्यवस्था की गई जिससे कृषि का पुनर्गठन हुआ, एग्रीकल्चर का पुनर्गठन हुआ। तो इसमें पहला था जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। जमींदारी व्यवस्था एक शोषण पर आधारित व्यवस्था थी, जिसमें सरकार लगान निर्धारित करती थी, उनसे बहुत कई गुना अधिक लगान जमींदारों द्वारा किसानों से लिया जाता था, किसानों के ऊपर थोपा जाता था, क्योंकि किसानों के सरकार के साथ सीधे संबंध नहीं थे। तो जो जमींदारी व्यवस्था थी या फिर रेतवाड़ी या महलवारी व्यवस्था थी, ये व्यवस्था अत्यधिक शोषण और उत्पीड़न पर आधारित थी, ये भेदभाव पर आधारित थी, ये अमीरी और गरीबी के बीच में खाई पैदा करने वाली व्यवस्था थी। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात नियम बनाकर, कानून बनाकर इन जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था या फिर रेतवाड़ी व्यवस्था को समाप्त किया गया था। चकबंदी। भूमि सुधार कृषि के पुनर्गठन करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया था वो चकबंदी का था। चकबंदी का तात्पर्य ये होता है कि बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए खेतों को एक जगह पर एकत्रित करना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ एक जगह पर है, 2 एक जगह पर, 2 एक जगह पर, 2 एक जगह पर, इसकी इस प्रकार से उसकी ज़मीन है वो 5 जगह पर है। तो अब वो 5 जगह पर बार बार उसे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो उसकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, कृषि कार्यों में वो समय कम दे पाएगा, उत्पादन कम होगा। तो इसके लिए सरकार ने 2 तरह की चकबंदियाँ लागू की, एक अनिवार्य चकबंदी और ऐच्छिक चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी वो थी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने सारे खेत है वो एक जगह पर करवा सकता था, और अनिवार्य चकबंदी वो थी जिसमें चकबंदी करनी ही थी, चाहे उसमें जिस भूस्वामी है उसकी इच्छा हो या न हो। तो चकबंदी के अंदर क्या किया गया, जो अलग अलग जगह बिखरे हुए खेत थे व्यक्ति के, उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया, जिससे एक जगह पर इकट्ठा हो जाने के कारण कृषि करना आसान हो गया और उसके उत्पादन में भी वृद्धि हुई। सहकारी कृषि। एक अन्य प्रयास जो कृषि सुधार करने के लिए किया गया था वो कृषकों के द्वारा सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर संयुक्त रूप से कृषि करने का था। सहकारी का मतलब साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करना, मतलब एक समिति बनाकर, सहकारी समिति बनाकर, और उसी समिति का उस कृषि के ऊपर अधिकार है। उस समिति में जो सदस्य है वो सभी सदस्य उस कृषि योग्य भूमि पर खेती करेंगे, उन सभी का अधिकार होगा और उन्हीं से सामूहिक रूप से वो कृषि करेंगे और सामूहिक रूप से ही उपज के भागीदार होंगे और वहीं से फिर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो सहकारी कृषि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सहकारी का मतलब साथ मिलकर कार्य करना, साथ मिलकर कृषि कार्य करना। अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण एक इसके अंदर ये लागू किया गया, जो अतिरिक्त भूमि थी, सरप्लस भूमि थी, क्योंकि जोत या भूमि है उनका उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया था, भी इनसे अधिक भूमि आप अपने पास नहीं रख सकते। और मान लीजिए अधिक भूमि थी
जो सरकार ने जोतों या खेतों का निर्धारण किया था, भी इतने एकड़ ज़मीन हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। और यदि किसी के पास उससे अधिक ज़मीन है तो उसको फिर सरप्लस भूमि माना गया था और वो भूमि सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर ली गई। और फिर उस भूमि को किन लोगों में वितरित किया गया था? उन लोगों में वितरित कर दिया गया जिनके पास भूमि नहीं थी या जो भूमिहीन थे। इसलिए जो भूमिहीन नहीं थे उनको भू स्वामित्व के अधिकार मिल गए, और सरप्लस भूमि थी वो इतनी भूमि पर खेती कर ही नहीं पाते थे जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी। तो उन लोगों को लाभ ये हुआ कि अब उनके पास जो सीमित भूमि बची थी उन पर वो अपना पूरा ध्यान दे सकते थे, और भूमिहीन लोग थे उनको लाभ ये हुआ कि उनको ज़मीन मिल गई, तो इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी ने चलाया था। क्वेश्चन आ सकता है, भूदान आंदोलन क्या था? यह एक ऐच्छिक कार्यक्रम था। ऐच्छिक कार्यक्रम का तात्पर्य ये हुआ, भूदान, भू का मतलब भूमि, दान का मतलब दान करना। जिन लोगों के पास अधिक भूमि थी या अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति भूमि दान करना चाहे तो वो भूदान कर सकता था। और आचार्य विनोबा भावे ने कहा था 5 सालों में 5 करोड़ एकड़ भूमि एकत्रित करने का प्लान बनाया था, योजना बनाया था, संकल्प लिया था या निश्चय किया था। परंतु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण भू आंदोलन कार्यक्रम था ये बीच में रह गया, और केवल 39 लाख एकड़ के आसपास भूमि ही प्राप्त की जा सकी थी। तो भूदान आंदोलन के बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा भी था, यह न्याय व समानता पर आधारित है कि भूमि में सभी का अधिकार है। इसीलिए हम भेंट में भूमि की भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि उस भाग की मांग करते हैं जिनमें निर्धनों का न्यायपूर्ण हक है, गरीबों का न्यायपूर्ण हक है। इसका मतलब ज़मीन के ऊपर सभी लोगों का बराबर हक है। तो कुछ एक लोग जिन्होंने बहुत सारी भूमि हड़प रखी है वो अपनी इच्छा से भूमि दान कर दें, और भूदान आंदोलन के तहत 5 करोड़ एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया। मृत्यु हो जाने तक लगभग 40 लाख एकड़ भूमि है वो अधिग्रहण की जा सकी या प्राप्त की जा सकी, और यह आंदोलन उसकी मृत्यु के पश्चात अपने आप धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था। तो भूदान आंदोलन था, ये भी कृषि सुधार से संबंधित था। इसके पश्चात भू स्वामित्व का रिकॉर्ड, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भू स्वामित्व के रिकॉर्ड अपडेट करने व उसको उचित प्रकार रखने के लिए प्रयास किए गए। इसके लिए लिखित रिकॉर्ड को हाथ से लिखने को संतोषजनक नहीं माना गया, बल्कि इसकी दिशा में कंप्यूटरीकृत किया जाने के लिए प्रयास किए गए। शुरुआत में इसकी धीमी गति थी, परंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं भू रिकॉर्ड संबंधी सारा कार्य है वो कंप्यूटरीकृत कर लिया गया, अपडेट कर लिया गया है, जिससे गलती होने की संभावना बहुत कम है। अब आप देखेंगे यदि आप अपने खेत को नपवाना चाहते हैं तो कंप्यूटरीकृत मशीनों के द्वारा उसकी पैमाइश की जाएगी। आप कभी भी जाएंगे अपनी ज़मीन की कोई फर्द या कोई अन्य रिपोर्ट निकलवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर से निकलेगी, उसमें गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। तो ये भी एक भूमि सुधार व्यवस्था का ही भाग था कि भू स्वामित्व का रिकॉर्ड है वो अच्छी तरह से अपडेट किया गया, अच्छी तरह से उनको मेंटेन करके रखा गया। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में भू सुधार है उसके बदलते प्रतिमान क्या क्या है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इनको। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है परंपरागत कृषि संस्करण में परिवर्तन। जो सबसे पहला प्रतिमान आया भूमि सुधार में वो क्या था कि जो परंपरागत एक संरचना थी, संस्करण था, ऊंच नीच था कृषि के आधार पर, वो अब समाप्त हुआ, अब देखने को नहीं मिल रहा है। पहले बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, सेठ लोग थे जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, अब उनका समापन हुआ। जो उस आधार पर सामंतवादी एक व्यवस्था पनपी थी वो लगभग समाप्त हो गई। भूस्वामियों के प्रभुत्व का ह्रास, भूस्वामी थे, जो भूस्वामी कौन थे उस समय, या तो जमींदार थे या सेठ थे या जागीरदार थे, उनका वो उतना प्रभाव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक तो कृषि कानूनों के द्वारा उच्चतम भूमि का निर्धारण कर दिया गया, उच्चतम भूमि थी वो निर्धारित कर दी गई, और जो सरप्लस भूमि थी वो सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर ली गई। दूसरा, सामंतवाद की जगह समानतावादी व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, कानूनों के द्वारा कोई किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता था। तो जो कई जमींदार स्वयं पूंजीपति किसान बन गए थे, अब वे अपने खेतों पर देख रेख का कार्य खुद ही करने लगे थे, उनकी आय भी बढ़ी,
परंतु उनका जो पहले जो प्रभाव था, जो पहले उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा थी, वो अब नहीं रही। वो अब जो किसान है वो सामंती प्रकार के भूस्वामी की बजाय अब वो आर्थिक प्रकार के भूस्वामित्व का महत्व बढ़ा है। मतलब ज़मीन के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पास कितनी धन दौलत है उनके आधार पर पैमाई से की जाने लगी। जो प्राचीन काल में भूस्वामियों का जो दबदबा था, जो प्रभाव था, वो कृषि कानूनों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नवीन प्रकार के भूस्वामियों का उदय, जब प्राचीन भूस्वामी थे उनका प्रभाव खत्म हुआ तो नए प्रकार के भूस्वामी पैदा हुए। क्योंकि जब उच्चतम जमीन के उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया था, तो लोगों ने उस कानून से बचने के लिए क्या किया गया, अपनी जो ज़मीन थी वो अलग अलग लोगों के नाम करवा दी, रिश्तेदारों या फैमिली मेम्बर्स के नाम करवा दी थी। परंतु वास्तव में वो ज़मीन है, मान लीजिए 100 एकड़ ज़मीन है, उसने 4 लोगों के नाम करवा दी तो 25-25 हो गई, परंतु वास्तव में तो वो उसी परिवार की है। तो इस प्रकार से एक अलग तरह के भूस्वामित्व का उदय हुआ। शोषण का अंत, भूस्वामित्व व्यवस्था के कारण शोषण का अंत हुआ, क्योंकि इसमें जमींदारों द्वारा जो काश्तकारों का शोषण किया जाता था, अब वो पूरी तरह से अंत कर दिया गया। वो उनसे बेगार नहीं ले सकते थे, और काश्तकारों को भी भूस्वामित्व के अधिकार दिए गए, उनको भी अतिरिक्त भूमि वितरित की गई। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार किया गया। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करने के अंतर्गत किसानों को 3 प्रकार की जो काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करने के लिए 3 प्रकार के प्रयास किए गए। एक तो काश्तकारी की सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें जो काश्तकार है उनको ज़मींदार अपनी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते थे। उनको नियमित रूप से मजदूरी की व्यवस्था की गई, और काश्तकारों को भूमि खरीदने का अधिकार भी दिया गया। जोत की चकबंदी की गई, इधर उधर बिखरे जो पड़े खेत थे उनको एक जगह पर एकत्रित किया गया। परिणाम स्वरूप खेती करना आसान हुआ और उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। कृषि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया, जिससे सरप्लस भूमि है उनको अधिक सरकार के द्वारा अधिग्रहण करके भूमिहीन कृषकों में वितरित कर दिया गया। इस प्रकार जो भूमिहीन कृषक है उनको भूस्वामित्व के स्थायी अधिकार मिल जाने के कारण वो उस जमीन पर बहुत अधिक मेहनत से काम करने लगे। परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने लगी। उत्पादन में वृद्धि, भूस्वामित्व के अधिकार मिलने के कारण, जोतों की चकबंदी करने के कारण, काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करने के कारण, और जो सामंतवादी शोषण था उसको समाप्त करने के कारण, काश्तकारों को भूमि प्रदान करने के कारण जो उत्पादन है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो देखने को मिली। कृषकों का सरकार से सीधा संबंध, जमींदारी प्रथा, महलवारी प्रथा, रेतवारी जैसी बिचौलियों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को समाप्त करके किसानों और सरकार से सीधा संबंध स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण कम हुआ, और सरकारी योजनाओं, सरकार का जो लाभ था वो सीधा सरकार किसानों तक पहुंचने लगा। किसानों की दशा में सुधार, कृषकों को भूस्वामित्व के अधिकार मिलने के कारण, जोत की चकबंदी करने के कारण, और जो काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करने के कारण, उच्चतम सीमा का निर्धारण करने के कारण, किसानों को जमीन का हक देने के कारण, और भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान करने के कारण किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। सामंतवाद का अंत, जो एक सामंतवादी व्यवस्था थी जिसमें कृषि कानूनों से कृषि कानूनों के द्वारा उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसका समापन कर दिया गया, और उसकी जगह पर लोकतंत्र या समानता पर आधारित व्यवस्था को लागू किया गया। कृषि कानूनों के द्वारा पंचायतों की आय में वृद्धि भी हुई। भूमि सुधार व्यवस्था से पंचायतों की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि उन्हें बंजर एवं चारागाह भूमि का प्रबंधन करने का अधिकार मिल गया। वो भूमि है वो पंचायत के अंडर में आ गई, इसलिए पंचायत है वो उस भूमि को किराए पर देकर भी आय प्राप्त करने लगी। बिचौलियों का उन्मूलन, शोषण पर आधारित बिचौलियों वाली व्यवस्था वास्तव में जमीन पर काम करने वाले किसानों के शोषण की एक व्यवस्था थी। जैसे हमने आपको बताया, रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था या फिर जमींदारी व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं का उन्मूलन करके कानून बनाकर बिचौलियों का समापन किया गया, जिससे जो वास्तविक किसान हैं उनको सामाजिक और आर्थिक शोषण से मुक्त करवाया गया। भू अभिलेखों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण, कृषि भारत में जो कृषि सुधार किए गए, इन सुधारों में जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड रखने की जो व्यवस्था थी, भी ज़मीन किसके नाम है, भूस्वामी तो किसका है, कितने एकड़ ज़मीन है, कौन कौन से किले नंबर है, वो सब पूरी व्यवस्था उसका नवीनीकरण किया गया, कंप्यूटरीकरण किया गया, और आधुनिक तरीके से वो रिकॉर्ड रखा गया ताकि किसी तरह की कोई गलतियां होने की संभावना न रहे।
तो इस तरह की व्यवस्था आधुनिक समय में भूमि सुधार कार्यक्रमों के तहत देखने को मिली। सेल्फ असेसमेंट सेशन के अंदर हम करते हैं भूमि सुधार प्रणाली क्या है, सहकारी कृषि क्या होती है, चकबंदी क्या है, भू आंदोलन क्या है, भूमि सुधार के उद्देश्य बताएं। तो इस तरह के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। भूमि सुधार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य बताएं, ये 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। भूमि सुधार क्या है, भारत में भूमि सुधार के बदलते प्रतिमानों को समझाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूमि सुधार बनाम कृषि का पुनर्गठन पर निबंध लिखें, ये बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।